बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं तस्लीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 रमज़ान हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत ज़िक्र होगा। इफ्तार के प्रोग्राम में भी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है किबला मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब, किबला साहबज़ादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब, किबला अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ़ लाए। हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी, ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती, डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, अस्सलाम वालेकुम, और क़ारी साहब। बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कबीरा।  सदक़ल्लाहुल अज़ीम।  सदक़ल्लाहुल अज़ीम।  सदक़ल्लाहुल अज़ीम।   सदक़ल्लाहुल अज़ीम।   सदक़ल्लाहुल अज़ीम।    सदक़ल्लाहुल अज़ीम।   सदक़ल्लाहुल अज़ीम।   सदक़ल्लाहुल अज़ीम।   सदक़ल्लाहुल
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब सूरतुल अहज़ाब की आयात 41 से 47 की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे। तर्जुमा: ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और सुबह शाम उसकी पाकी बोलो। वही है कि दुरूद भेजता है तुम पर वो और उसके फ़रिश्ते कि तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ निकाले, और वो मुसलमानों पर मेहरबान है। उनके लिए मिलते वक्त की दुआ सलाम है और उनके लिए इज़्ज़त का सवाब तैयार कर रखा है। ए गैब की ख़बरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर नाजिर और खुशखबरी देता और डर सुनाता और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला आफताब, और ईमान वालों को खुशखबरी दो कि उनके लिए अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाहुल अज़ीम ने सच फरमाया। नाज़रीन किराम, आज की हदीस मुबारका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि अहले बैत में से आपको कौन ज़्यादा महबूब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन और हुसैन, हसनैन करीमैन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया करते थे कि मेरे दोनों बेटों को मेरे पास लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सूंघा करते और उन्हें अपने सीने से चिमटा लिया करते थे। आका अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज से हसनैन करीमैन से मोहब्बत का इजहार फरमाया, जिस तरह मोहब्बत और आपके जो फ़ज़ाइल बयान किए, बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो या इमाम हसन के साथ ख़ास हैं या इमाम हुसैन के साथ ख़ास हैं। जी बिस्मिल्लाह। मुफ्ती साहब, हदीस की रोशनी में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो औसाफ़ है वो आप बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। देखें, जो नाज़रीन इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आज का जो दस्तरखान है उसको निस्बत दें हज़रत इमाम हसन से। आज जो आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो साथ में बताएं कि ये इमाम हसन की विलादत की खुशी में हम ये खाना खिला रहे हैं। तो नीयत पर चूँकि बहुत ज़्यादा अजर अल्लाह ताला अता करता है, आप रसूलुल्लाह की खुशियों में शामिल होंगे तो माशर के दिन हौज़े कौसर से महरूम नहीं किए जाएंगे। वाह वाह वाह। देखें, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, सिबते रसूल, रेहानतुर रसूल, जिगर गोशा बतूल, नूरे नज़र हज़रत अली मुर्तज़ा और जन्नत के जवानों के सरदार हज़रत इमाम हसन मुश्तबा, जिनके फ़ज़ैल व कमालात हम सुबह भी बयान करते रहें और इस टाइम उनके औसाफ़ को बयान करना चाहते हैं। और इस तरफ तवज्जो आनी चाहिए कि ये सिर्फ फजीलत की बुनियाद पर ही साहिब तकरीम नहीं थे, अल्लाह ने इनको औसाफ भी बहुत बुलंद अता किए थे और इनके औसाफ से महसूस होता है कि खूने रसूल में कितनी अल्लाह ने बरकत रखी है, क्योंकि ये खूने रसूल हैं। इनकी रगों के अंदर हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है और नबी पाक का खून कभी गलतियां नहीं कर सकता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खून है वो कभी भी नक्श की तरफ नहीं जाता, वो जब भी जाएगा तो उरूजो बाम की तरफ जाएगा और वो चीज़ हज़रत इमाम हसन में हमें नजर आती है। इतनी खूबसूरत शख्सियत के इबादत नजर आए तो वो भी कमाल की इबादत नजर आए, रियाजत नजर आए तो वो भी कमाल की नजर आए, सखावत नजर आए तो वो भी कमाल की नजर आए और हमदर्दी नजर आए तो वो भी कमाल की नजर आए। तो आप एक दफा जा रहे थे, मदीने के गली से गुजर रहे थे तो कोई बंदा वहां पर बैठा अल्लाह के हुजूर फरियाद कर रहा था, या रब्बल आलमीन 10,000 दिरहम की जरूरत है, मेहरबानी कर दे, अता कर दे। वो लफ्ज हजरत इमाम हसन के गोशे अकदस तक पहुंचे, आप घर गए और अपने गुलाम को कहा कि ये 10,000 दिरहम इकट्ठे करो और उस बंदे को जाके दे दो ताकि उसकी हाजत पूरी हो जाए। यानी उसने हाथ भी नहीं बढ़ाया और आपने अता कर दिया। ये आपका खूबसूरत वस्फ था कि आपने जिंदगी भर एक हसीन अंदाज में सखावत की, जिसका जो है ना अगर आज 1% भी हमारे वजूद में आ जाए तो इधर उधर क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला, मैं ये अक्सर सोचता हूँ, मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि जो कहा गया कि हसनैन करीमैन जो है वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, तो जन्नत में तो सारे होंगे ही नौजवान, बूढ़ा तो होगा भी कोई नहीं।
इससे क्या मुराद है? एक तो इससे जो बुनियादी बात है मुराद, वो ये है कि दुनिया वालों में जो नौजवान हैं दुनिया में, उनको ख़बरदार कर दिया जाए और उनको बता दिया जाए कि तुम्हारे लिए जो उसवा हैं वो ये हैं, अच्छा, हज़रत इमाम हसन और हुसैन। ठीक है। यानी ये इस तरफ इशारा हुआ कि यानी अगर दुनिया में जो लोग नौजवान हैं उनके लिए सीरत और नमूना और मिसाल अगर है तो वो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मिसाल हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये दुनिया में जो नौजवान हैं उनको इस बात से ख़बरदार भी किया जा रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जन्नत में जाओ और जन्नत में भी तुम्हें हसनैन करीमैन का साया मिले और तुम इनके साथ रहो, तो फिर इनकी दुनिया में पैरवी करो, इनकी इत्तिबा करो। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ इशारे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलते हैं। बाकी जहाँ तक बात है कि जन्नत में तो सब जवान होंगे, तो अगर सब जवान होंगे तो फिर सबके वो सरदार होंगे। जी हाँ। तो जन्नत में तो बूढ़ा को होगा ही नहीं ना। और फिर एक और बात है ना जी कि हम दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया, वो आपका फरमाना ये है ना कि भाई दुनिया में जो लोग जवान थे और जवानी में चले गए। अब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कितनी उम्र थी? 47 साल उम्र थी, 47 ईयर्स। जी हाँ। और ये कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है। हाँ जी। तो गोया कि दुनिया से आप तशरीफ़ ले गए और ये बताया कि भी जो नौजवान हैं दुनिया में और वो जन्नत में चले गए इससे पहले कि वो बुढ़ापे को पहुँचें, तो उनके सरदार भी हसनैन करीमैन हैं। यानी इस तरह मुख्तलिफ इशारे जी हाँ। इस हदीस जी से के मालूम अल्लामा होते हैं। साहब क्या कहते हैं? हाँ जी, देखिए जन्नत जो है वो इंसान के अमल के बदले का मकाम होता है, और दुनिया में जिसका जितना अमल बुलंद होता है उतना उसका जन्नत में मकाम भी बुलंद होता है। उसमें से ग़ालिबन एक इस चीज़ की तरफ भी इशारा है कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम का अमल इस कदर बुलंद है कि अल्लाह ने इन्हें जन्नती नहीं बनाया, जन्नत का सरदार बनाया। वाह वाह। और इसलिए अगर हम इनकी सीरत के हर गोशे में देखें तो ऐसे ही उसकी तालीमात हैं कि हर बंदे का दिल चाहता है कि मैं इनकी पैरवी करूं। अगर देखिए, हम तो मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, अगर कुरान में इनकी शान में आयतें ना होती, कोई हदीस ना होती, फिर भी इनका किरदार इतना बुलंद था कि हर बंदे का ज़मीर उसे मजबूर करता था कि इनकी सीरत पे चलना चाहिए और इनकी इक्तिदा और पैरवी करनी चाहिए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बात अर्ज़ कर देता हूँ कि आपने 20 से 25 हज प्यादा किए हैं, लेकिन खुदा की बारगाह और उसके घर की तरफ जाने का अंदाज ये होता था कि आप सवारी तो साथ ले जाते थे लेकिन पैदल चल रहे होते थे। जब लोगों ने कहा जब सवारी आपके पास है तो आप सवारी के ऊपर सवार होकर बैतुल्लाह की जानिब जाइए, आप पैदल क्यों चल रहे हैं? आपने फरमाया मैं सवारी इसलिए साथ रखता हूँ कि लोग ये ना कहें इसलिए हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पैदल चल रहे हैं कि इनके पास सवारी नहीं है इसलिए पैदल चल रहे हैं, इसलिए सवारी साथ रखना कोई ये बात ना करे। और पैदल इसलिए जा रहा होता हूँ कि जिसकी बारगाह में जा रहा हूँ ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि सवार हो के उसकी बारगाह में जाऊं, कि इंतहाई खुजू व खुजू के साथ पैदल चलते हुए उसकी बारगाह में जाऊं। सुभान अल्लाह। कलाम शामिल करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीदे खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के,
का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही जात है, वही दिल को शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। वाह वाह सुभान वाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, कहने। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, इस हवाले से भी जिक्र करना चाहिए कि हसन व हुसैन जो हैं वो आका अलैहिस्सलाम के की सिफ़ात का मज़हर हैं। जिस तरह सुबह भी इशारतन इसका जिक्र हुआ, बहुत इस पर हम तफसील से बात नहीं कर सके कि सर से लेकर सीने तक हज़रत इमाम हसन और फिर सीने से लेकर कदमों तक इमाम हुसैन, वो अक्स मुस्तफ़ा भी हैं और मज़हर सिफ़ात मुस्तफ़ा भी। आप अगर आपकी हयात मुबारक देखते हैं दोनों की, तो वो दोनों जुदा जुदा रंग में आका अलैहिस्सलाम की सिफ़ात का मज़हर नज़र आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हसनैन करीमैन वो हस्तियां हैं जिनका ज़ाहिर भी हुजूर से मिलता था और बातिन भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से बरकत पाया हुआ था। ज़ाहिर में सहाबा किराम कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए तो हम इन दोनों को खड़ा कर देते थे और हुजूर की ज़ियारत कर लिया करते थे। और इसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ अखलाक, आप जो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात देखेंगे वो अमलन इमाम हसन हुसैन में नजर आएगी। जी हाँ, यानी इनमें हुजूर का जमाल भी नजर आएगा, जलाल भी नजर आएगा, इबादत और रियाजत भी नजर आएगी, हर चीज नजर आएगी। आजिज़ी भी कूट कूट के भरी हुई थी। देखिए आज इस दौर में बंदे को थोड़ी सी वक़ात मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, दौलत मिल जाए, नसब हसब में बंदा बुलंद हो तो उसमें किब्र आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, अपने जैसा समझता किसी को नहीं है। दूसरे को कहता है कि कुछ भी नहीं। इल्म थोड़ा सा जो ना एक रमक इल्म की चमक जाए तो बंदा कहता है कि बस दुनिया में मैं ही हूँ, बाकी जो है ना वो कीड़े मकोड़े हैं। और ये वो हस्तियां हैं कि एक दफा आप मजलिस जो है किए हुए थे हजरत इमाम हसन मुश्तबा, और आपने जो मजलिस बर्खास्त कर दी, सारे लोग उठकर जाने लगे। उतने में एक फ़कीर आया, एक गरीब सा शख्स आया और आप फरमाने लगे कि मियाँ मैं तो अब महफिल ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन अब आप आए हो तो तुम्हारे लिए बैठ जाता हूँ। फिर उसको सामने बिठाया और उसके बाद कहा कि अब मियाँ मुझे इजाज़त है, मैं जा सकता हूँ। अब देखें ऐसी चीज़ कहाँ नज़र आएगी। ये हुजूर पाक की औलाद में ये चीज़ें नज़र आती हैं और आपने ये सब कुछ करके दिखाया कि कायनात आलम के अंदर बड़ा वही है जिसका दिल बड़ा हुआ करता है और जिसका ज़र्फ बड़ा हुआ करता है। सिर्री शहादत, जहरी शहादत, एक बड़े साहबजादे और दूसरी छोटे साहबजादे की सूरत में नजर आ रही है हमें।
साबरी साहब इस पे तो अल्लामा बाक़िर ठीक है, साहब इस ठीक पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं असल एक बात दिल में लेकर काफ़ी देर से बैठा हूँ। जी जी जी। तो चूँकि वक्त फिर मुमकिन है कि आइंदा इस मौजू पे बात करने का मौका ना मिले, जी जी। तो आखिर में कुछ नाजरीन के लिए नसीहत की बात जो ख़ास तौर पर हमारे माशरे और समाज से मुताल्लिक हो, जी। इसलिए कि एक बात तो ये याद रखी जानी चाहिए कि इस्लाम का तकाजा जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। यानी इस्लाम इस पर कोई भी आपको मुझे अगर इजाज़त दें, एक ब्रेकिंग है, वो ज़रूरी ब्रेक लेनी पड़ रही है। जी, एक मुख्तसर सा वक्फा। खुश आमदेद एक मरतबा फिर, खैर मकदम है आपका सदाए रमज़ान में। और किबला साहबजादा अमानत रसूल साहब कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी, माजरत के साथ कंटिन्यू फरमाइए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम का तकाजा जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। ठीक है। इस्लाम का तकाजा ये है कि अल्लाह ने जो रिश्ते कायम किए हैं उन रिश्तों का एहतराम किया जाए। ठीक है। उनकी अपनी हुर्मत है, उनकी अपनी इज़्ज़त है, उनकी अपनी तकरीम है। ये बुनियादी बात है जो इस्लाम हमें सिखाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये मौज़ूआत हैं ऐसे कि इन पर भी हमें तहकीक और काम हमें होना चाहिए हमारा, कि हज़रत इमाम हसन का अपने छोटे भाई के साथ क्या रवैया था, क्या सलूक था। ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन का हज़रत इमाम हसन के साथ, जी। इसी तरह बच्चों का वालिदैन के साथ, फिर अपने नाना का अपने नवासों के साथ। बिल्कुल। एक ख़ास पहलू हम बयान करते हैं। असल अब हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमारे माशरे का ये हाल है कि सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो हमारे फैमिली सिस्टम को है, जी हाँ। ख़ानदानी निज़ाम को है। जी। आप देखिए कि हम घर में भी बैठे हों तो 4-5 लोग जितने भी होते हैं सब अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं। बच्चों की भी यही कोशिश होती है कि हमारे पास टैबलेट हो, आईपैड हो, आईफोन हो और हमारे पास मोबाइल, तो हम उसमें बिज़ी रहें। तो ये जो सूरत हाल हमारी बनती चली जा रही है हमारे घरों की, और फिर ये कि वो जो एक ताल्लुक़ निस्बत होती है वो चीज़ भी कमज़ोर होती चली गई। एक बच्चा अपने कमरे में, दूसरा अपने कमरे में, जी हाँ। माँ बाप अपने कमरे में। यानी कि ऐसा हो जाता है कि अगर बीवी घर पे ना हो तो खावंद ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। यानी वो आंख लग गई, एक ज़िम्मेदारी बीवी अदा कर रही है, एक ज़िम्मेदारी खावंद अदा कर रहा है। तो बच्चे जो ख़ानदान है, पूरा एक सिस्टम है, उसमें इन शख्सियात से हमें ये इस्तिफादा करना चाहिए। तालीमात से एक दूसरे के साथ रवैया क्या था। वक्त किबला मुख्तसर है, आपके चंद जुमले, उस 2 ही जुमले कह देता हूँ। सिफात जो आपकी, एक ये है कि वो जो हदीस है कि रसूलुल्लाह के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शुबाहत जो है वो सीने तक है, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बाकी के साथ। देखिए, ये भी खात कुदरत का इंतज़ाम है कि हाथ मौला हसन के हिस्से में आए और कदम मौला हुसैन के हिस्से में आए, इसलिए कि मौला हसन अलैहिस्सलाम के हाथों से वो तहरीर और सुल्ह का काम लेना था और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से क़याम का काम लेना था। इसलिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों के अमल किरदार में कोई फ़र्क नहीं, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुल्ह भी मेरी सुल्ह है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम भी मेरा क़याम है। और इसलिए दोनों पर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि इमाम हसन की सुल्ह में इमाम हुसैन भी शरीक है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम में इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी शरीक है। और अगर है तो मैं एक जुमला कह देता हूँ कि जो आपने सिर्री और जहरी शहादत के बारे में कहा, मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पूरी किताब लिखी सिर्रु शहादतैन, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादतों में राज क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी अंबिया को जितनी सिफात अता की वो हमारे नबी के अंदर मौजूद थी, लेकिन नबी को वो फरमाते हैं कि शहादत का मनसब नहीं मिला। बाज़ अंबिया को सिर्री शहादत मिली यानी जहर के ज़रिए, और बाज़ को जहरी शहादत मिली तलवार और तीर के ज़रिए। कहा दर हकीकत वो फरमाते हैं कि नबी के इन दोनों नवासों को, जनाब सैयदा के दोनों साहबजादों को अल्लाह ने जो शहादत का मनसब दिया, इसके एवज़ गोया रसूलुल्लाह को वो शहादत का मनसब मिला। वो कहते हैं क़त्लुल हसन क़त्लुर रसूल व क़त्लुल हुसैन क़त्लुर रसूल, कि हसन की जो कत्ल है शहादत वो रसूल की शहादत थी और जो हुसैन का कत्ल है वो रसूल का कत्ल है। तो हमें फिर ये भी मानना चाहिए, हाँ जी, फिर ये भी मानना चाहिए अगर कत्ले हसन कत्ले रसूल है और कत्ले हुसैन कत्ले रसूल है तो फिर कातिले हसन कातिले रसूल है और कातिले हुसैन कातिले रसूल। बेशक बेशक, यकीनन। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। सदाई रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का। और किचन सेगमेंट में जाने से पहले मैं जितने भी मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई कुकिंग में लगाव है, कोई इंटरेस्ट है, कभी घर में
कुछ बनाया हो साबरी साहब आपने? जी, मैं अंडा बहुत अच्छा बना लेता हूँ। सर आप मुफ्ती साहब? नहीं, कभी नहीं। कभी कुछ नहीं। अमानत रसूल साहब? मेरी आदत है कि मैं अपना नाश्ता और ये मामलात खुद करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, कर ज़बरदस्त। सकते हैं, कर सकता हूँ। कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अलावा साहब? हाँ जी, मैं भी सब्ज़ी भी बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने एब्रोड में ना हॉस्टल लाइफ गुजारी जी। है, तो वहाँ पे मैं खुद खाना बनाता रहा हूँ। उनको आदत होती है जो हॉस्टल में बिल्कुल। जिंदगी गुजारते हैं। वो फिर प्रैक्टिस होती है। ज़ीशान साहब आप भी बता चाय दें। बहुत अच्छी बना लेता हूँ और साथ अंडा। बहुत मुश्किल चीज़ आप बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं ये? लेकिन वही उसमें मैं जो है ना वो गुड़ वाली चाय बनाता हूँ। अच्छा, गुड़ वाली चाय, वो वैसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता नहीं, है। उसमें क्या मुश्किल है भाई, चीनी की जगह गुड़ डाल दो। ये इसमें क्या मैं मुश्किल है? sarcastically कह रही हूँ, मुतमईन होके कह रहे हैं जी, हाँ, थोड़ा नहीं, मुश्किल ही बहुत होता है। हाँ, डॉक्टर साहब बता सकती हैं कि गुड़ के कोई फायदा भी है या नहीं चाय में? चाय। ये हम पूछ लेंगे उनसे उनसे। फायदे की तवक्को नहीं है। नहीं है, नहीं। Exactly, उन्होंने मोस्टली चीज़ों में इनसे नहीं है तवक्को या गुड़ से नहीं है? गुड़, नहीं डॉक्टर साहब, बस ये आप क्लियर कर दें फायदा please। बताने की तवक्को है। चिश्ती साहब तो बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं और हम इनके हाथ की बहुत सारी चीज़ें खाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। तमन्ना भी रखते हैं। ये अच्छा जुमला है। काफ़ी कुछ बना लेता हूँ और बिलखुसूस मैं बातें बहुत अच्छी बना लेता हूँ। जी, ठीक है। वैसे स्ट्रॉबेरी सॉस आप एक दिन लेकर आए थे, बड़ी मैं अच्छी लेकर बनी हुई थी। और कारी साहब आप? अच्छा, हलवा देसी घी का बहुत ओ, आप भी हलवा लेकर आ चुके हैं और वो बहुत जबरदस्त हलवा था। और चाय भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। चाय मुश्किल है, लेकिन चले, इतनी बड़ी मुश्किल रेसिपी है। नाश्ता भी बना लेता हूँ। चलें, ठीक हो गया। ज़ैनब तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ बनाती रहती होंगी। या अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, दैट्स ग्रेट जी। अब वक्त हो चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का, जहां शेफ अनम और महम कुछ ज़बरदस्त बना रही हैं। सो ओवर टू शेफ अनम एंड महम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद और इफ्तार पकवान के कुकिंग सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है अनम शेख, जो कि मज़ेदार पकवान तैयार करती हैं एज़ यू ऑल नो, और मैं भी सीख रही हूं, आप भी सीख रहे हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी आपको कहती चलूँ कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना है और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस रमज़ान की बरकतें सादतें समेट रहे होंगे। अब हम खड़े हो गए हैं हाथ धोने, क्योंकि अनम हमेशा स्टैंड बाय हो जाती हैं, और हाथ हम धोएंगे डिटॉल कूल से, जो कि आपको रखता है फ्रेश और 99.9% जर्म्स का खात्मा भी करता है। तो फ्रेशनेस का एक ही सोल्यूशन है, वो है डिटॉल कूल। यहाँ हमने हाथ धो लिए, जर्म्स को दूर भगा दिया, फ्रेश हो लिए। अब हम चलते हैं अनम की तरफ। जी अनम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। आज की रेसिपी मैं दूर से वैसे देख रही थी कि बिल्कुल, चना चाट, और बड़ी मुझे एक्साइटमेंट। बिल्कुल, तो आज हम बनाएंगे चना चाट, बट हम उसको बनाएंगे थोड़ी सी ज़रा कैसे कहूँ, जैसे आप उसके अंदर थोड़ी सॉस होगी, मतलब ठीक है। बिल्कुल हम जो चना चाट खाते हैं वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होती है। ड्राई फॉर्म में या होती तो आप उसके अंदर योगर्ट ऐड करते हैं, या फिर आप उसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में रखते हैं। ये आज हम बना रहे हैं, थोड़ी चटनियों के साथ बनेगी, तो बड़ी ही मज़ेदार सी चाट, सॉसी सी ये थोड़ी सी फ्लेवर वाली एग्जैक्टली। होगी। उसके ठीक लिए हो जो गया। है मैंने चने लिए हैं, तकरीबन 2 कप के करीब है। ये बॉइल्ड है। इसके अंदर प्याज जाएगा, इसमें टमाटर जाएंगे, इसमें पुदीना जाएगा, आलू जाएंगे, इसके अंदर नमक है, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इमली की चटनी और ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, ओके। बस, सिंपल, इन आसान। चटनियों से सिंपल और आसान सी हैं कि और- इजीली घर में जी, अवेलेबल हैं बिल्कुल। ये सारी चीजें। तो चना चाट तैयार हो जाती है, और हर इफ्तार के टेबल की कहते हैं ना जीनत होती है, बिल्कुल। चना चाट मस्ट होती है, बिल्कुल। और हर किसी को बहुत पसंद होती है। तो ये आज हम तैयार कर रहे हैं मज़ेदार सी चना चाट। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा पहले जो है मैं आलूओं को थोड़ा सा ज़रा ठीक हो गया। कर लूँ। अच्छा, आप इसके अंदर जो है अगर आपको दही पसंद है तो आप दही भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके। और प्लस जो है जैसे पापड़ी जो होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए अगर आप चाहें तो पापड़ी भी जो है और इसके अंदर- समटाइम खट्टा पानी भी रेडी करके कोई रखा होता है, वो भी होता है। अगर आप ऐड, क्योंकि इसमें सॉसेज इतनी आपको पानी डालने का जो है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात है कि अप टू यू, अगर आपको पसंद है अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा खट्टा पानी ऐड करना है तो आप इसके अंदर पानी तो ऐड अगेन वो चना चाट वाली तो यही बात होगी ना कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, जैसा आप पसंद करते हैं, खट्टा, तीखा, और अगर मीठा मीठा तो आप मीठी चटनी भी ऐड कर लेते हैं।
तो मैं ये आलू देख रही थी, अक्सर ऐसा होता है कि मिक्स हो जाते हैं, चना आलू मिक्स। हाँ, तो आलूओं का बड़ा आपने ख्याल रखना है कि ठीक से बिल्कुल। ज़्यादा आलू अगर बॉईल करेंगे तो जब आप उसकी मिक्सिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आलू जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट से हो जाएंगे और वो जब आप मिक्स करेंगे तो सब टूटना शुरू तो हो जाएंगे। हमेशा मैं अपने डिज़ास्टर बताती हूँ, तो ये भी मैं शेयर करती चलूँ कि एक बार मैंने ट्राई किया था तो मेरे जो आलू थे ना वो चनों में मिक्स से हो गए थे, तो ऐसे लग रहा था मैश पोटैटोस में कोई मैंने चने डाले हुए हैं। तो ये बड़ा आपने ख्याल रखने में, साथ साथ अपने इतने जो एक्सपीरियंस और डिज़ास्टर इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग जब ट्राई करें तो आपके साथ ऐसा ना हो। एहतियात करें और इतना ही बॉईल करें कि वो जो आलू है वो मेंटेन अपनी ठीक फॉर्म में। अब मैं अपनी नाइफ को कर लेती हूँ थोड़ा सा क्लीन और यहाँ से सरफेस को करना बहुत ज़रूरी है। अनम की ये खास बात है। और अब जो है मिंट को मैं इसको जो है फाइनली हम चॉप कर लेंगे मिंट को, ठीक है। अच्छा, आप इसके अंदर जो है धनिया भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप इसके अंदर ऐड। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है अगर इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करें, लेकिन फिर वही बात है कि जब आप रोज़ा खोलते हैं तो एकदम आप अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं खा सकते, ज़्यादा स्पाइसी या कोई हीट वाली चीज़ अगर आप खाते हैं तो फिर एकदम से जब आपने रूखा खाना होता है तो उसमें आप ज़्यादा स्पाइस कुछ लोग पसंद करते हैं तो वो इससे ऊपर ऐड भी की जा बिल्कुल सकती है कि आप चाट मसाला ऐड कर लें। अदरवाइज आप एक मुनासिब सा रखें कि हर कोई खा सके, बच्चे भी खा सकें, बड़े भी खा सकें। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो है हमारी वेजिटेबल्स वो हो गई हैं चॉप और इसको जो है चॉप कर लिया। अच्छा, इसको ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल ही उसका वो कहते हैं पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने इसके जरा चंक्स रखने हैं ताकि जब आप जिस भी फ्लेवर में आप लें तो आप उसको एंजॉय कर सकें। ठीक हो गया जी। ये इसको कर लेते हैं साइड पर और अब मैं ले लेती हूँ एक मिक्सिंग बाउल। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे चने जो कि हैं 2 कप के करीब। 2 कप के करीब आपने चने बॉईल कर लेने और चनों को भी इतना बॉईल करना है कि वो अपनी ठीक फॉर्म में मेंटेन हो। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे ये 2 अदद प्याज है नॉर्मल साइज के कटे हुए। ठीक हो गया। 2 नॉर्मल साइज के प्याज आपने चॉप करके इसमें ऐड कर देने हैं और अब जा रहे हैं टमाटोज। और ये कितने हैं? तकरीबन 1 से 2 अदद टमाटर है। 1 से 2 अदद आपने टमाटोज को भी। अच्छा, आप इसके अंदर खीरे भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। वो हर सैलेड जो आपको पसंद है वो आप इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, भी ऐड हो सकते हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप उसके अंदर क्या क्या ऐड करें। डाइट करने वाले लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं तो सैलेड से रिलेटेड और ये सब चीज़ें आप उसमें ऐड करके इसको खा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने हेल्दी सी डाइट है। बिल्कुल, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पुदीना और अब हम इसके अंदर करेंगे ऐड मसाले। मसालों में जाएगा इसमें सबसे पहले नमक। ठीक हो गया, हस्बे जायका बिल्कुल। और अब इसमें जाएगा चाट मसाला। अच्छा, नमक क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखेंगे क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी डाल रहे हैं। तो जाएगा इसमें चाट मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब, सिर्फ एक स्पाइस हल्का सा देने के लिए। हो गया, 1/3 टीस्पून के करीब आपने स्पाइस देने के लिए लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना। और अगर आपको थोड़ा सा इसके अंदर खटास चाहिए तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर लेमन जूस भी जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो मैंने आलू अपने कट करके रखे हैं। ठीक हो गया, हो जाएंगे इसके अंदर। आलू कट करके जो हमने रखे थे वो ऐड कर दिए और आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो ज़्यादा आलू बॉईल कर लें, ज़्यादा चने बॉईल कर लें और उसमें ये आप चीज़ों को उसी तरह ऐड ऑन करते जाएंगे। बड़ा बाउल ले लेते हैं ताकि हमारी, अच्छा, मिक्सिंग के लिए बाउल आपका बड़ा मैटर करता है ताकि अगर आप छोटा बाउल लेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिक्सिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चीज़ें सही मिक्स नहीं होंगी। तो ये जो है छोटे छोटे से टिप्स ही हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो चटनी है। इसके अंदर जाएगी इमली की चटनी। इमली की चटनी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। 2 से 3 खाने के चम्मच इमली की चटनी आपने ऐड कर देनी है। अब इसके अंदर जाएगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, ठीक। तो ये भी सेम क्वांटिटी में 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, ये वो स्पाइसेस हैं जिसको आप अकॉर्डिंग टू अपने जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद ग्रीन चिली का फ्लेवर इतना ज़्यादा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये देखिए कि किसके अंदर जो है फ्लेवर नहीं पसंद करते तो स्किप कर दें। सॉसी जो है आपकी, जी जी, तनाचाट अक्सर ड्राई इतनी खाई नहीं जाती और ये सॉसेस जो ऐड हुई हैं इसमें वो इसको थोड़ा सा रखेंगी लिक्विडी। अच्छा, अब इस फॉर्म में अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है आप
वो भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो भल्लियाँ होती हैं वो भी आप ऐड कर सकते भलियाँ हैं। भी ऐड हो सकती हैं, तो इसमें दही भी ऐड हो सकता है, भलियाँ भी ऐड हो सकती हैं। और अगर आपको खट्टा पानी पसंद है, जो कि मार्केट में अक्सर मिलता है ठेलों पर, जो बहुत हम शौक से खाते हैं, तो वो भी आप घर में बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा हेल्दी सा घर में ही आप इसको बनाकर चना चाट खा सकते हैं। अब ये और हम इसको खवातीन तो करेंगे। बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। कभी भी मैं मार्केट बाजार जाऊँ आप ज़रूर खाती हैं? मैं ज़रूर खाती हूँ। चना चाट के बगैर तो मैं वापस नहीं आती ना। तो ये घर में भी इजीली झटपट तैयार हो जाती हैं कि घर में इजीली सारे अवेलेबल होते हैं ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर इसको गार्निश करेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाले से। चाट मसाला ऐड कर दिया, और अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो और इसके ऊपर जाएगा ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा मिंट गार्निशिंग के लिए। गार्निश के लिए, ताकि जो है हमारे कलर जो है वो प्लेटर के वो भी ब्रेक हो जाए। तो हम आज की जो हमारी चना चाट है वो रेडी हो गई, और इसके साथ अगर हम पापड़ी सर्व करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। और पापड़ी बहुत पसंद की जाती है, अक्सर हम चना चाट के ऊपर पापड़ी डाल के खाते हैं, और मेरी बहुत फेवरेट है। और अगर वो पापड़ी आपने फ्राई की हो कश्मीर कुकिंग ऑयल में, क्योंकि कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति पर है 60 साल से लोगों का एतमाद, आपके मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा है कश्मीर 60 साल से। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि इसमें विटामिन ए और डी है, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देता है। तो पापड़ी आप जब भी बनाएं तो कश्मीर कुकिंग ऑयल में फ्राई करें। और अब हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। तो ड्रिंक है आज हमारा एप्पल और मैंगो आइसक्रीम शेक बना रहे हैं हम। तो उसके लिए हम एप्पल लेंगे, तकरीबन 2 से 3 एप्पल कट किए हुए हैं। अब एप्पल की अब चॉइस जो है क्वांटिटी वो आपकी अपनी मर्जी है कि कितने लोगों की सर्विंग बना रहे हैं। हम 3 से 4 लोगों की सर्विंग बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने 2 एप्पल्स लिए हैं। 2 से 3 एप्पल आपने लेने हैं, और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मैंगो आइसक्रीम। चलें जी, अगर आपके पास फ्रेश मैंगोज हैं तो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके पास इन द केस नहीं है तो भी आप जो है मैंगो आइसक्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको शेक के साथ साथ आइसक्रीम भी मिलती है। वेरी अच्छा, नाइस। इसके अंदर डालेंगे हम 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम के। 2 से 3 टेबल स्पून आपने क्रीम के ऐड कर देने हैं इसमें। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब शुगर, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दूध, तकरीबन 2 से 3 ग्लास के ठीक करीब। हो गया, 2 से 3 ग्लास आपने इसमें दूध के ऐड कर देने हैं। और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ऐड ऑन करते जाएंगे मज़ीद चीज़ें। और अब करेंगे इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड। तो ये हो गया हमारा शेक ब्लेंड जी। अब हम इसे डालेंगे ग्लासेस में, और अगर आपके पास मैंगोज हों तो इसके चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। और गार्निशिंग भी आप चंक से कर सकते हैं। गार्निशिंग भी आप कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप जो है इसको आइसक्रीम डायरेक्ट आइसक्रीम के साथ भी आइसक्रीम के साथ गार्निश कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा आइसक्रीम शेक्स पी चुके हैं, तो अब थोड़ा हमने आइसक्रीम पे हाथ हौला रखा है। आज की जो है हमारी दोनों डिशेस चना चाट और साथ में हमने एप्पल मैंगो शेक बनाया है, वो भी हो गया है रेडी। तो चना चाट जो कि हर कोई बहुत पसंद करता है और इस वक्त टेबल पर मौजूद है, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मुझे उस तरफ, आप सब भी जानते हैं और मैं हमेशा ही कहती हूँ। और अब इंतज़ार है रोज़ा खुलने का। होपफुली आप भी रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। मज़ेदार से जो भी पकवान हम तैयार करते हैं आप ट्राई करके अपने टेबल पर सजा कर वेट कर रहे होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि जाने से पहले, खाने के टेबल पर पहुँचने से पहले, इफ्तारी करने से पहले हाथ धोने ज़रूरी हैं, और हाथ आपने धोने हैं डेटॉल कूल से, क्योंकि ये रखता है आपको फ्रेश, और हर पल फ्रेशनेस का एक ही सोल्यूशन है, वो है डेटॉल कूल। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सो मच शेफ़ अनम एंड माहम। बहुत मज़े की रेसिपीज़ आप हमारे लिए लेकर आती हो। जब आप लोग रेसिपीज़ बना रहे होते हैं तो हम मीनवाइल डिस्कस भी कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं। तो अभी आप प्लेन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से बात करेंगे। आज हम बात करें फूल मखाने के बारे में। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग सदाई रमज़ान। सदाई रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत ही प्यारे बच्चे मौजूद हैं और माशाअल्लाह आज इनका 10वां रोज़ा है सब बच्चों का और बड़े अच्छे इनके रोज़े गुजर रहे हैं। और जब मैंने इनसे पूछा तो बता रहे थे कि जाम शीरी बहुत शौक़ से पीते हैं और हमारा ये जो सेगमेंट है ये भी स्पॉन्सर्ड किया है जाम शीरी ने और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, हर एज ग्रुप का बहुत फेवरेट है और जड़ी बूटियों से बनता है तो आप लोग इसको ज़रूर पिएँ। बच्चों से बात करते हैं, क्या नाम है बेटा? हसनैन अली। हसनैन अली, रोज़ा है? यस। माशाल्लाह। और 10 रोजे रखे हैं आपने? यस। तो कैसे गुजर रहे हैं रोजे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। सुबह सहरी में क्या खाते हो? अंडा पराठा। अंडा पराठा और साथ में पानी, चाय, दूध, क्या? पानी। पानी पीते हो, जबरदस्त। और इफ्तार में क्या खाने का दिल कर रहा है? फ्रेंच फ्राइज खाने का दिल कर रहे हैं। ये सारे बच्चे जो है ना एक जैसा मेन्यू लेके आते हैं। एक जैसा मेन्यू है बिल्कुल। हाँ, हसनैन अली माशाल्लाह 10 रोजे भाई इस बच्चे ने रख लिए। माशाल्लाह इस बच्चे ने भी 10 रोजे रखे हैं। क्या नाम है बेटा? ये माइक आप पकड़े, माइक में बोले। मोहम्मद हुसैन अरशद। अच्छा, मोहम्मद जबरदस्त, हुसैन अरशद। अच्छा माशाल्लाह। आप भाई कितने रोजे हो गए आपके? 10 हो गए आपके भी। आपसे अब वेस्ट कोट बदल ले हम। आप मेरी ले लो, मैं आपकी पहन लेता हूँ। क्या ख्याल है? कर लो। कर लें? उनकी बड़ी है। नहीं यार, वो बात का मसला वो छोड़ दो। करनी है कि नहीं, बदली करनी है कि नहीं करनी? नहीं, यही ठीक है। देखो वो भी तो प्यारी है। हाँ नहीं, यही ठीक है। यही ठीक है। नहीं, वो कहता है भाई जो मैंने पहनी है वो ज्यादा प्यारी है। ज्यादा प्यारी। हाँ तो बात भी ऐसी है, जो आपने पहनी है वो तो बहुत प्यारी है। हाँ जी, आपका क्या नाम है बेटा? आप बेटा इस माइक उठाओ। शाबाश। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। भाई आज के मौजू के हिसाब से ही हैं सारे बच्चे। आज कहानी भी तो हसन की ही है। हसन, हुसैन और हसनैन। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम, माशाल्लाह। बेटा कैसा गुजर रहा है आपका रोजा? अच्छा गुजर रही है। सहरी में क्या खाया आपने? हम अंडा पराठा खा लेते हैं, कभी जो घर में बना होता है वो खा लेते हैं। अच्छा, जो घर में बना होता है चुपचाप खा लेते हो। और इफ्तार में? इफ्तार में मम्मा से मैं कह के ब्रेड रोल बनवाता हूँ। ब्रेड रोल बनवाते हो? अरे वाह, वो ज्यादा पसंद है। हाँ तो हम भी फिर वही मंगवा लें आज। ये हमें डॉक्टर साहब नहीं मंगाने देती। हमें तो नहीं मंगाने देती भाई। क्या करें हम लोग, क्या करें, ये मंगवाने नहीं देती हमें। मुझे भी मम्मा मना करती है लेकिन मैं कभी कभार बनवा लेता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। बेटा आपका, आप बताओ आपने क्या खाना है इफ्तार में? चाचू चाट और खजूर। कौन सी चाट? चाचू चाट। चाचू चाट। ये कहाँ से लेके आए हम चाचू चाट? कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है चाचू चाट? बताओ। बाजार में बाहर से मिल जाएगी। नहीं, इसका ये आपके घर में बनती है चाचू चाट या बाहर से आती है? हम मामा घर में बनाती है। तो क्या इसकी क्या ऐसी रेस, क्या चाचू किस तरह, ये इसका नाम चाचू चाट क्यों है? चाचू अच्छा, वो होगा कि वो सामान चाचू लेके आते होंगे। मम्मा बनाती होंगी तो उसको कहते होंगे ये चाचू चाट बन गई। तो बेटे हम कहाँ से लेके आए वो चाचू चाट? हम कहाँ से लाएं बेटा? अब ये चाचू चाट तो घर में ही आप खा सकते हो। हम आपके लिए क्या मंगवाएं? मामू चाट मंगा लेते हैं आपके लिए। आपके लिए हम मामू चाट मंगाते हैं। ब्रेड रोल। ठीक है, वो भी अच्छी होगी, जबरदस्त होगी वो भी। ठीक है साबरी साहब, वो कह रहे ब्रेड रोल ही मंगवा ले, ज्यादा तकल्लुफ ना करें आप लोग। चलो इत्तेफाक हो गया भाई, हसनैन का भी, हसन का भी और हुसैन का भी, तीनों का इस पर इत्तेफाक हो गया कि ब्रेड रोल मंगा ले। ओके, लॉक कर दे। ठीक है। और हसन को पता है कि उसका नाम किसके नाम पर है? पता है आपको हसन किस पे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासों पर। नवासे पर। और आपका नाम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों पर। वाह वाह। और आपका बेटा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासों पर। वाह भाई वाह, माशाल्लाह।
ज़बरदस्त। और आपको पता है आज हमने उसवा सहाबा में कहानी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की ही सुनानी है, आपको पता है ये बात? हाँ, आज 15 तारीख़ है ना, 15 रमज़ान जो है ये हज़रत इमाम हसन की पैदाइश का दिन है, ये पता है आपको? हाँ, आज पता चल गया। और जहाँ कोई बात समझ में ना आए आपने पूछ लेनी है, बता देनी है, क्योंकि आपके नाम भी उनके नाम पर हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला 3 हिजरी जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा कर मदीने आ गए तो वहाँ ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा उहद के बाद हज़रत इमाम हसन की विलादत हुई। और जब हज़रत इमाम हसन पैदा हुए थे ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी जो है वो बहुत खुश हुए थे, बहुत खुशियाँ मनाई, पूरे मदीने ने खुशियाँ मनाई थी। इसलिए क्यों कुफार कहते थे, आपको वो सूरत याद है ना, इन्ना आतैना कल कौसर, याद है? किस किस को याद है? वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। हाँ, तो वो ना जो काफिर थे ना वो सारे कहते थे माज़ अल्लाह के देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद बेटे थे जितने वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो अब ये अबतर हो गए माज़ अल्लाह। हाँ, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया कि अबतर तुम नहीं, तुम्हें तो हमने कौसर खैर कसीर अता की है, अबतर तो तुम्हारे दुश्मन होंगे। तो जब इमाम हसन पैदा हुए ना तो इसलिए फिर खुशियाँ मनाई गई और कुफार जितने थे उनके इतने इतने से मुंह रह गए, बहुत घबरा गए, वो मतलब डर गए, परेशान कि देखो हम क्या बातें करते थे, क्या बकवास करते थे। तो अल्लाह ताला ने अक़ल साथ, तो ये इस तरह हज़रत इमाम हसन की विलादत पर बहुत खुशियाँ मनाई। और आपको पता है ये नाम कहाँ से आया? नहीं पता, नहीं पता। ये नाम जब 7 दिन हो गए ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकीका किया, सर मुंडवाया इमाम हसन का। तो मौला अली से पूछा कि अली तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? तो मौला अली ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं आपसे पहले कैसे नाम रख सकता हूँ? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से पहले कैसे नाम रख सकता हूँ? तो पता चला कि अल्लाह ताला ने और इससे पहले हसन, इससे पहले ये नाम किसी का नहीं था, किसी का नहीं। अल्लाह ताला ने सबकी नज़रों से, अक्लों से, दिलों जहनों से ये नाम छुपा के रखे हुए थे, हसन और हुसैन। कायनात में कभी किसी का नाम नहीं रखा गया, फिर ये नाम अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए, हसन और हुसैन। क्या समझे? हाँ, मज़ा आ रहा है तो और सुनाऊं? सुनाए और सुनाए सुनाए और सुनाए। और हज़रत इमाम हसन पता है क्या, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सजदे में थे तो एक सहाबी कहते हैं कि मैं भी पीछे सजदे में था, तो एक सजदा ऐसा हुआ कि बहुत देर हो गई, हुजूर सजदे से उठे ही नहीं, बहुत देर बाद सजदे से उठे। तो मैं घबरा गया, परेशान हुआ। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो मैंने सरकार से पूछा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि आपने इतना सजदा तवील वो सजदा क्यों किया? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हसन मैं जब सजदे में था तो मेरी पुश्त पर सवार हो गया था, तो मैंने सजदा तवील कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए और उसको चोट लगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासों से, हज़रत इमाम हसन से और इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और सुनाऊं? मज़ा आ रहा है? और सुनाऊं? चलें जी, आपको ये भी सुनाएंगे, मुफ्ती साहब भी एक एक वाक़या आपको सुनाएंगे और अमानत रसूल साहब भी आपको हज़रत इमाम हसन का एक वाक़या सुनाएंगे। जी मुफ्ती साहब। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा जो थे, इनमें 2 खूबियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक तो आप कुरान की तिलावत कसरत से फरमाया करते, बिलखुसूस सूरह कहफ जो थी इसको बहुत ज़्यादा आप तिलावत फरमाया करते थे। जब आप अपनी अज़वाज के पास जाते तो जिसके पास भी जाते सबसे पहले घर में सूरह कहफ पढ़ते
उसके बाद बाकी मामूलात आपके हुआ करते सुभान अल्लाह। इसी तरीके आप में हमदर्दी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह अकबर। मस्जिदुल हराम शरीफ में आप एतिकाफ बैठे हुए थे और एतिकाफ के दौरान आप तवाफ फरमा रहे थे। अल्लाह। और किसी बंदे ने आके कहा कि इमाम पाक मामला ये है कि मैंने कर्ज जिसका देना है ना उसने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। तो आप फरमाते हैं मियाँ मैं तो एतिकाफ बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास तो इस टाइम मेरी जेब में नहीं इतनी रकम कि तुम्हें दे दूँ तुम्हारा कर्जा उतर जाए। अब वो इतना परेशान था, वो कदमों में बैठ गया कि हुजूर मेहरबानी करें, नहीं तो वो बंदा मुझे जो है ना वो ज़दोकोब करेगा, आप सिफारिश करें। तो आप दौरान तवाफ और एतिकाफ उस बंदे की सिफारिश करने चले गए। तो किसी ने कहा कि हुजूर आप तो अभी एतिकाफ में थे, आपको याद नहीं रहा? कहा मुझे याद है, इसका मैं जो है कज़ा दे लूँगा, लेकिन जिस परेशानी में वो मुब्तला है इस परेशानी को दूर करने में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कई हज़ार साल की इबादत से ज़्यादा अल्लाह सवाब अता सुभान अल्लाह। जी किबला। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम सुनो, हुसैन गौर से सुनो, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी, बहुत प्यार करते थे आप। एक रवायत में ये आता है कि आप अपने घर में थे, हज़रत इमाम हसन और हुसैन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोने की आवाज़ आई। तो जब भी अगर रोते थे बच्चे तो आप बेचैन हो जाते थे। जो अल्फाज हमें मिलते हैं वो अल्फाज ये हैं कि आपने सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपने जाकर ये कहा कि फरमाया आपने कि फ़ातिमा इनको ना रोने दिया करो, ये अगर रोते हैं तो मेरा दिल बेचैन होता है, तकलीफ़ होती है, मुझे तकलीफ़ होती है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। यानी इतनी मोहब्बत थी कि हसन और हुसैन में से कुछ छोटे थे, जब तो रोते थे ना तो हुजूर कहते थे मुझे तकलीफ़ होती है। जी अल्लामा साहब, एक वाक़या बच्चों के लिए। हाँ जी, इनके बचपन का ही वाक़या है कि एक दफ़ा आप मस्जिद में तशरीफ़ लेके गए तो आपने देखा कि जहाँ पर वज़ू खाना है, लोग वज़ू कर रहे हैं, एक बुज़ुर्ग हैं जो वज़ू कर रहे हैं लेकिन उनका वज़ू सही नहीं था। लेकिन जैसे बड़ों का एहतराम होता है कि हम उन्हें ये नहीं कह सकते आप ये काम गलत कर रहे हैं, कोई हिकमत का तकाजा होता है कि कैसे हम इन्हें ये बात बताएं। तो हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उन बुज़ुर्गों से कहा कि हम दोनों भाई वज़ू करते हैं और आप देखिए कि हम दोनों में से किसका वज़ू सही है। अब पहले एक ने वज़ू किया, फिर दूसरे ने वज़ू किया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं बच्चों, आप दोनों का वज़ू सही है, असल में वज़ू मैं गलत कर रहा था। हाँ, देखा कैसा प्यारा तरीका है ना। तो अभी आपके लिए ब्रेड रोल मंगा रहे हैं और इसके लिए जो है ना ये बीच में है, इसकी आज मैंने वेस्टकोट ले लेनी है, मामू चाट, ठीक है, वो आ रही है आपके लिए। और आज आपको मैंने ये वेस्टकोट बदल के भेजनी है आपको, ठीक है ना, ये आपको दे देनी है और वो आपसे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे फूल मखाने की अफादियत पर, जिनको हम फॉक्स नट्स भी कहते हैं, लोटस सीड्स भी कहा जाता है। तो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल सबसे पहले तो इनकी अफादियत बता दें और बता दें कि किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और कितनी क्वांटिटी में। पहले तो ये भी पूछना ये है बेसिकली क्या है, कोई फ्रूट है, कोई ड्राई फ्रूट है, वेजिटेबल चीज सीड है, क्या है? ये बेसिकली सुपर फूड्स इनको हम कहते हैं। ये एक फूल होता है, ये उसका बीज होता है, ये उसमें से निकाला जाता है। एज इट इज वाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। इनको हम एज इट इज भी खा सकते हैं, जैसे वो ड्राइड फॉर्म में होते हैं। हम इनको सॉटे करके पका कर भी खा सकते हैं। बहुत सारे सालनों में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ताकत भी होती है और ये बहुत ज़्यादा अफादियत के हामिल भी होते हैं। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, इसमें दोनों तरह से ये खाए जा सकते हैं और इनकी अफादियत जो है वो ऐसे है कि अगर आपने दर्दें रहती हैं, आपको आप मेडिसिन खाते हो, आप मेडिसिन छोड़ के इसका इस्तेमाल शुरू करें, आपकी दर्दें ठीक हो जाएंगी। अच्छा। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, आप किसी भी ब्रांड की मल्टीविटामिन या कुछ खाते हैं, उनको खाना छोड़ के आप इसको खाएं, मल्टीविटामिन की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ऐसी चीज है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मतलब आप समझे कि एक जिंक, जिंक, हाँ, बहुत सारे इसमें मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप इसको डेली बेसिस पे अगर खाएं तो अपनी डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, इवन हार्ट स्ट्रोक, उनको भी मैनेज कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बैलेंस नहीं होता, अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो उनका जो है आप समझ लें ब्लड प्रेशर वो भी
बड़ा मेंटेन्ड रहना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, इसको किस फॉर्म में खाना बेस्ट रहता है, आप क्या रेकमेंड करती हैं? इसकी जो तासीर होती है जब हम इसको गर्म करते हैं ऑयल के साथ, ठीक है, तो वो गर्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको वैसे सॉटे करके खाते हैं तो इसकी तासीर ठंडी होती है। ठीक है। अब जिस तरह से आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप सर्दियों के मौसम में ले रहे हैं तो आप इसको ऑयल में गर्म करके ले लें, ठीक है, ताकि वो आपको गर्माइश दे। अगर आप गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिंपल सॉटे करके इसको ग्राइंड करके आप मिल्क शेक्स में, इवन स्मूदीज में, दही में बच्चों को आप दें। इवन रमजान में, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं, हमें समझ नहीं आती कि अगले रोज़े हम पता नहीं रख पाएंगे या नहीं। अगर आप आज से इसका इस्तेमाल शुरू करें, अगर आप ग्राइंडेड यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून तक जा सकते हैं। अगर वैसे आप खा रहे हैं तो 4 से 5 एक टाइम पे खाए जा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, मैं भी देख रही थी कि इसकी पुडिंग भी बनती है, इसकी खीर भी बनाई जाती है, तो उसकी क्या कोई रेसिपी अगर आप जल्दी से बता दें? बहुत ही न्यूट्रिशियस बनती है और इसको आपने सिंपली करना ये, दूध में भिगो के रख दें। जितनी सिंपल आप अपनी खीर को कर रहे हैं उसमें इसको ऐड कर दें, योर खीर या पुडिंग इज रेडी। वैसे तो खाने में जब टेस्टलेस होता है, हाँ, ब्लैंड सा टेस्ट। नहीं, अगर आप दही में डाल के खा लेते हैं तो टेस्टलेस होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और बच्चों में हम इसको बड़े मजे से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि आप इसको सॉटे करें और गुड़ उसके ऊपर लगा दें, थोड़ा कैरामलाइज करके। बच्चों को अगर आप बाहर के चिप्स की बजाय इसकी आदत डालेंगे तो एक तो ताकत और हड्डियों की, अच्छा हड्डियों के लिए, हमारे टीथ के लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो ब्लेसिंग है। और वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए भी बता दें, एंटी एजिंग है और बहुत अच्छी। इवन बहुत सारे लोग इसको एज मास्क फेस पे अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, दही के साथ, राइस फ्लोर के साथ और इसका फ्लोर मिक्स करके फेस पे अप्लाई करते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, अगर हम खाने में ही ले लें तो वैसे ही बेहतरीन है, खा सकते हैं। अमानत साहब पूछ रहे थे कि शुगर के लिए, वो जब बात हो रही थी, तो शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी है। आपके डायबिटीज को, जिन लोगों की इवन इंसुलिन पे हैं वो, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन से वापसी के चांसेस हम कह सकते हैं कि होते हैं। अच्छा, रिवर्स कर सकते हैं। तो कैसे शुगर के मरीज, कैसे उसको ज्यादा आप रिकमेंड करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें? इसको आप सिंपल गर्म दूध में डाल के लें। अच्छा, आपके जैसे हम अक्सर लोगों को रिकमेंड करते हैं पाउडर कर लें। छिलका हम कहते हैं कि जी आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, आप तो इसका इस्तेमाल करें तो ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। इवन जिन लोगों में डायरिया बहुत ज्यादा रहता है ये उसको क्योर करता है, इंटेस्टाइन्स को रिपेयर करता है, अल्सर्स जो होते हैं ये उसको ट्रीट करता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये भी बताइएगा कि हर एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, फिर कहा जाता है और बूढ़े भी, बूढ़ों को जरूर इस्तेमाल करवाएं। पंजीरी वगैरह में भी मैंने इसका इस्तेमाल होते हुए बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, मैं ख्याल उसमें भून के भी डालते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, कहा जाता है कि पॉपकॉर्न्स का ये बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट है, तो मैं ये सोच रही थी कि पॉपकॉर्न्स तो अगर अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट ये रेकमेंड कर रही होती हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एपेटाइट के लिए हेल्दी स्नैक है, तो उसका ये ऑल्टरनेट, हेल्दी ऑल्टरनेट किस तरह से हुआ? अच्छा, पॉपकॉर्न्स जो है बेसिकली वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अच्छा, और पेट उतना ज़्यादा नहीं आपका भरते। ओके। अगर हम फूल मखाना इस्तेमाल करते हैं तो फूल मखाना फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत अच्छी देते हैं। अच्छा, अगर मैंने जैसे कहा दही में, दूध में आप एक टाइम पे इस्तेमाल कर लें और आपने 4 से 5 फूल मखाने उसमें डाले हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको भूख का एहसास नहीं होगा। अगर आप अपनी सहरी में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप सोचें, अगर आपने खाना खाया उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो आपका काफी देर निकल जाता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, सालन में भी इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, कीमे में भी साबरी साहब फैसलाबाद में एक साहब ने हमें खिलाया था। अच्छा, वो मटन कीमा, उसमें फूल मखाने, जबरदस्त, वो याद रह गए मुझे। तो मैं ये सोच रही थी साबरी साहब, जब आपने जिक्र किया तो मैं यही सोच रही थी कि अक्सर चीजों की अफादियत कम हो जाती है जब आप उनको भून लेते हैं, पका लेते हैं, तो क्या जब वो कीमे में बनता है तो उसकी अफादियत वैसी ही रहती है या अफादियत उसकी फिर चेंज हो जाती है? अच्छा, कीमे में जब ये बनते हैं, कीमे को कुक करने के बाद इसको ऊपर से सिर्फ एज अ गार्निश करके सिर्फ सॉटे किया जाता है। अच्छा, एज सच इसको हम बहुत ज्यादा भूनते नहीं है, पकाने वे नहीं करते, क्योंकि अगर हम भूनेंगे तो उसकी वो एक तो डी शेप हो जाते हैं, दूसरा वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मजा नहीं आता जी। तो इसलिए इसकी अफादियत उस तरह से कम नहीं होती। ठीक हो गया। और कोई हेल्दी स्नैक, जिस तरह से आपने दही में कहा, स्मूदीज में कहा, खीर वगैरह में भी हम इसका पाउडर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आगे ईद आएगी तो इंशाल्लाह ईद पे बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि डेली बेसिस पे इफ्तारी में हमें इसको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम शरबत डेली बेसिस पे कोई ना कोई डिस्कस कर रहे होते हैं,
तो उसी शरबत में आप इसको भी ऐड कर लें। दूध अगर आप ले रहे हैं नट्स के साथ आप इसको ऐड कर ले। आपका जो प्रोटीन शेक है वो ये तैयार है, आपको किसी और प्रोटीन पाउडर और उसकी जरूरत नहीं है। सोचो क्या चना चाट और दही बड़ों में इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है, बहुत रमजान में हम इसको ऐड कर सकते हैं या चना चाट के साथ भी। जैसे बहुत सारे लोग जिम करते हैं या वेट लॉस रमजान में करने के लिए रात के टाइम पे एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा वॉक कर रहे होते हैं, तो उसके बाद उनको रिकमेंड किया जाता है कि प्रोटीन पोर्शन कुछ ले। तो वो कहते हैं कि हमने पहले खाना भी ले लिया, अब उसके बाद सहरी भी करनी है, तो प्रोटीन हम किस टाइम पे लें? पेट तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो कब खाएं? अगर आप फूल मखाने खा लेते हैं तो प्रोटीन भी आ गया, आपके जो है विटामिन्स और मिनरल्स भी आ गए। और खाने से मुराद आप जब कहती हैं खा लें तो मकसद वैसे ही सादे ही खा लें? सादे भी खाए जा सकते होता है जरा। अगर आप टेस्ट के लिए करना चाहते हैं तो जैसे हमने गुड़ तो हमने ऑप्शन दिया जो लोग वेट लॉस के लिए जरूरत नहीं महसूस करते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा जो है मसाले में डाला जा सकता है, इस पे जैसे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें या थोड़ी सी काली मिर्च इस पे स्प्रिंकल कर लें ताकि उसका थोड़ा सा टेस्ट प्लेजेंट हो जाए। बिल्कुल ब्लैंड सा टेस्ट होता है, मतलब कोई टेस्ट नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है टेस्टलेस है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अब तो भी डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिए, इतने फायदे बता दिए कि अब तो बस लाना ही रह गया है। जाके जल्दी से जाके ले आओ फौरन, कहीं ऐसा ना हो कि दुकान पे ख़त्म हो जाए। होता है ऐसा, ऐसा होता है नाज़रीन, बिल्कुल होता है। जब किसी के फ़ायदे, किसी चीज़ के वो गुप्त फ़ायदे पता चलते हैं ना, जो पहले से हमें पता ही नहीं होते हैं, तो हम वो शायद उसको इतनी अहमियत नहीं देते थे। आज इस तरह डॉक्टर साहबा ने बताया कि फूल मखाने कितने ज़बरदस्त हैं, कीमती चीज़ है, हर लिहाज से सेहत के लिए कितनी अच्छी है, तो अब जरूर लेना चाहिए अपनी हम डाइट तो खरीद में लेंगे आज ही रोजाना। अच्छा रोजाना की बुनियाद में अगर मैं ये कहूँ सबसे कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने साथ वाले ममालिक में देखें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उनके जो डेली बेसिस पे रोटी बन रही होती है उसी में ही इसका पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, आटे में डाल दिया और डेली बेसिस पे बच्चों को पता भी नहीं चला और उनके अंदर भी। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात है कि आटे में डाल दें। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं तो बहुत प्यारे से बच्चे हमारे साथ होंगे और उसवे सहाबा आज हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बच्चों को हम कहानी भी सुनाएंगे एक वक्फे के बाद। देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन खुशामदीद। आज हमें ज्वाइन किया है कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं डॉक्टर मुनीब साहब। माशाल्लाह आपकी कैलीग्राफी बहुत शानदार, इस पर भी बात करेंगे। और महद रज़ा कादरी साहब लाहौर से माशाल्लाह इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और मुकाबले में आज के मुकाबले नात में जो सुनो न्यूज़ पेश कर रहा है माह रमज़ान में खुसूसी तौर पर, उसका ये हिस्सा बन रहे हैं आज महद रज़ा कादरी। बिस्मिल्लाह बेटा, अच्छे से पढ़ो, शाबाश। मुझ पे भी चश्म में करम ए मेरे आका करना तो मेरा भी है मत का तकाजा करना तो मेरा भी है। और मुझ पे महशर में नसीर की नजर पड़ ही गई सोनिया मुझ पे महशर में नसीर की नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। मुझ पे भी चश्मे करम। चलो जी, महद रज़ा कादरी के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह
अच्छी आवाज़ है आपकी। आज कुछ जल्दी में थे आप, तो अच्छा पढ़ा है आपने। हक, आपने हक पढ़ा है। फिर तकाजा पढ़ा है आपने। फिर चश आपने पढ़ा है, मुझ पे भी चश, तो ये चश्मे है, चश नहीं है इसमें, ठीक है। और रहमत पढ़ा है आपने, ये रहमत है। तो अल्लाह आपको बरकत दे, मेहनत जारी रखे। महद रज़ा कादरी की आवाज़ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, पढ़ा भी बहुत खूबसूरत, इंतखाब कलाम बहुत अच्छा है, लेकिन स्टाइल आपका महफिल वाला है। मुकाबले की नात ख़वानी और महफिल की नात ख़वानी में बहुत फ़र्क है, बस इस चीज़ को देखें। बाकी पढ़ा बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। 2-3 लफ्ज़ों को आपने तोड़ा, रहमत को भी तोड़ा है। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का, इकट्ठा कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। इकट्ठा कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा जी, होगा। और डॉक्टर मुनीब साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब, और बड़ी अच्छी कैलीग्राफी है ना? बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल। और बाय प्रोफेशन ये एक डेंटिस्ट हैं और इनका ये पैशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए डॉक्टर मुनीब, किस तरह से फिर टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट भी हैं, वो भी बहुत मुश्किल काम है, और ये फिर आपका पैशन है, तो कितना वक्त यहाँ और कितना वक्त वहाँ? हाँ, पैशन इसमें इस तरह के टाइम को मैनेज करना, मतलब वो मेन चीज़ है जी, कि मतलब एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि डेली बेसिस पे इसको लेके मतलब थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। स्टडी तो है ही है, मतलब प्रोफेशन तो है ही है। हाँ जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा अपनी कैलीग्राफी के पीसेस के बारे में बताइए। इसमें ये है कि ये जो बड़ी वाली है सूरह रहमान है, ये मेरे घर पे डिस्प्ले थी, ये मेरी मदर की फेवरेट है। अच्छा, तो बहुत मुश्किल से उतार के लाया मैं घर से। तो मतलब ये वाहिद पेंटिंग है जो मेरे घर पे डिस्प्ले है। मतलब आज तक मैंने ये सेल नहीं की है, क्योंकि ये मेरी अम्मा के नज़दीक है पेंटिंग बहुत। और ये माशाल्लाह जी, और ये ऊपर वारा फ़ान आला का जिक्र है, ये पेंटिंग मैंने रिसेंट ही बनाई है। और ये गिलाफ़े काबा, ये भी रिसेंट है मेरा माशाल्लाह। तो ये गिलाफ़े काबा का आपके ज़हन में कैसे आया? अच्छा लग रहा है, ये डिफरेंट लगता है ये बहुत। इस तरह का कॉन्सेप्ट बेसिकली जा तो सका नहीं वहाँ पे, जब अल्लाह बुलाए तभी इंशाल्लाह इसका फिर वो ठीक है। हाँ। तो क्या आप इसको आगे फ्यूचर में भी देखते हो कि आप डेंटिस्ट तो हो, उसके साथ साथ किस चीज़ को भी परसू करोगे? ये इसी तरह के बस इसमें मतलब बचपन से था, एक मैंने कलम से स्टार्ट किया था, पेज से, तो आपके सामने मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो किसी से सीखा है? सीखा नहीं है मैंने आज तक, मैं किसी से नहीं सीखा। तो फिर ये जो कलर्स की इंस्पिरेशन है, कलर पैलेट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये कैसे माइंड में आता है कि इस रंग के साथ ये वाला रंग बहुत अच्छा लगेगा? इसमें बस ये है कि मतलब कलर स्कीम इस तरह होती है कि मतलब पहले आइडिया नहीं होता कि मैंने कौन सा कलर सेलेक्ट चूज करना है इसमें। ठीक है। आइडियली बस ये होता है कि कलर एक सिलेक्ट किया, उसके ऊपर दूसरा कलर, मतलब मल्टीपल लेयर्स में पेंटिंग साथ डिसाइड करते हो। जी जी, ठीक है। ऑन द स्पॉट इसमें बेसिकली डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अच्छा, तो इसमें आपकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैसे ख्याल कैसे आया? एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि मतलब फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है और मतलब पैशन एक आर्ट की फील्ड बिल्कुल अलग है। मैं समझता हूँ कि जो आर्ट है वो और जो मेडिकल की फील्ड है वो एक इंटरलिंक चीज़ है। अच्छा जी। उसमें ये है कि मतलब एक जो पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, उसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लान है, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड है चाहे वो डेंटल रिलेटेड है, वो बेसिकली मेन आर्ट है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताओ आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप सीखने या सिखाने, बहुत सारे लोग तो आजकल ऑनलाइन सिखा भी रहे हैं जिनको कैलीग्राफी वगैरह आती है, तो डू यू थिंक फ्यूचर में जाके आप भी लोगों को सिखाएंगे? नहीं, इस तरह का मेरा कोई इरादा नहीं है असल में, ना मैंने मतलब सीखी है ना कोई सिखाने का इरादा नहीं है। तो एग्जीबिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट मल्टीपल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ मैं। इवन के मैंने अपने हॉस्पिटल में जहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ पे भी एग्जीबिशन किया था लास्ट ईयर। जी जी। तो अलहमरा लाहौर आर्ट काउंसिल में कर चुका हूँ। इसी तरह मल्टीपल, ये तो शौक है मतलब आपका, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कोई दांतों का काम कराने आया हुआ है तो उसको रोक के कहा नहीं मुझे जो है ना वो नज़ूल हो गया, अब मैंने जनाब पेंटिंग बनानी है, तो वो वहाँ पड़ा हुआ है, आप पेंटिंग बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ? एक्चुअली जो हमारी फील्ड है डेंटिस्ट्री, वो भी एक आर्ट है,
ये मैं वो भी ऐसे लगता है हाथ में पेंसिल ही है जी। बेसिकली वो जो हैंड पीस होता है वो भी एक मतलब के ग्रेफाइट पेंसिल्स की तरह ये तो जरा पेशेंट से पूछे ना उसको क्या लग रहा होता है जब डेंटिस्ट के पास जाता है, जब उसके दांतों पर आर्ट बन रहा होता है तो उसकी क्या सिचुएशन हालत होती क्या है, होती हालत क्या होती है। बहुत डॉक्टर मुनीब साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत आपका शौक है, इसको ज़रूर बरकरार रखें साथ। अल्लाह ताला आपको इसमें भी कामयाबी दे और इसका शौक को आप बढ़ाएं, और प्रोफेशन तो आपका माशाल्लाह वैसे ही डॉक्टर है, और अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाए। उलमाए किराम, सना खाना ने रसूल, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनीब साहब, महद रज़ा कादरी आज हमारे यहाँ मुकाबले नात में शरीक हुए, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह सहरी के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, और बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर सहरी के प्रोग्राम में हम आपके पास आ रहे हैं इंशाअल्लाह, तो ज़रूर देखिएगा सहरी का प्रोग्राम। मुलाकात होगी, तब तक के लिए हिना नियाज़ी और तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात।